हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल टेट बाय आकांक्षा द्विवेदी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि हम एस्टेट में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज हम मैथ्स के क्वेश्चन करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। एंड ये जो आपकी क्लास है ये सीटेट के लिए एंड अदर टीचिंग एग्जाम में जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका अंडर रूट 1 प्लस 25 अपॉन 144 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 12। यहाँ पर आपको x की वैल्यू बतानी है कि क्या होगी। सो कैसे करना है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। अंडर रूट 1 प्लस 25 अपॉन 144 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 12। ये आपको इक्वेशन दी हुई है। इक्वेशन किसे बोलते हैं? जिसमें LHS एंड RHS होते हैं एंड इक्वल टू का साइन लगा होता है, वो आपकी इक्वेशन कहलाती है। इसको हमें सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम करेंगे क्या कि हम एलसीएम लेंगे 144। ये आपका यहाँ पर 1 है, इन दोनों का जो एलसीएम है 1 एंड 144 का 144 यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा। 144 को प्लस करेंगे 25 में तो आया 169 एंड 169 अपॉन 144 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि 169 का जो स्क्वायर रूट है वो 13 होता है एंड 144 का 12 होता है। या आप इसका वाइजा वर्जा भी बोल सकते हैं कि 12 का स्क्वायर 144 होता है एंड 13 का स्क्वायर आपका 169 होता है। ठीक है, देन हम 1 को आपका इस साइड लेकर आएंगे तो 1 का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि जब इक्वल टू के ऑपोजिट साइड कोई भी नंबर जाता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर वो प्लस का है तो वो माइनस हो जाएगा एंड वो माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 1 है वो प्लस का है तो ये LHS साइड आने पर -1 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम 12 और 1 के बीच एलसीएम लेंगे। 12 हमारा एलसीएम आएगा, 13 माइनस 12 आपका 1 बचेगा। 1 अपॉन 12 इज इक्वल टू एक्स अपॉन 12। तो x अपॉन 12 आ गया आपका। अब क्या करेंगे आप फ्रेंड्स? अब क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो 12 आपका यहाँ आ जाएगा एंड x इज इक्वल टू हो जाएगा 12 अपॉन 12 दैट इज 1। तो यहाँ पर आपकी जो x की वैल्यू है वो 1 निकल कर आ जाएगी। ओके, इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। पहली बार तर्कशास्त्र के नियमों को किसने लिखा था? ये आपका फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। हु डिड राइट डाउन द लॉज ऑफ लॉजिक फॉर द फर्स्ट टाइम? तो किसने लिखा था? ये एरिस्टोटल, जिनको हम अरस्तु बोलते हैं। एरिस्टोटल इज वाइडली कंसिडर्ड द फादर ऑफ लॉजिक, इनको बोला जाता है। He was the first to develop a formal system for reasoning known as the syllogistic logic, and which he detailed in a collection of works called the Organon। ठीक है, सो ये आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। फिलहाल आपको ये क्वेश्चन याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार एस्टेट में पूछा गया है कि पहली बार तर्कशास्त्र के नियमों को किसने लिखा था? अरस्तु ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 93 है। गणित की वह कौन सी शाखा है जिसमें स्थान, आकृतियों और स्थानिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें बिंदु, रेखाएं और समतल इसके निर्माण खंड होते हैं? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ज्यामिति। ठीक है, सो बताना क्या था इस क्वेश्चन में, करना क्या था? गणित की वह कौन सी शाखा है, वह कौन सी ब्रांच है मैथमेटिक्स की जिसमें स्थान, आकृतियों, स्थानिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जैसे ही आकृतियों की बात आ जाती है, फिगर और शेप की बात आ जाती है तो आप तुरंत समझ जाइए कि आपसे ज्योमेट्री की बात की जा रही है, क्योंकि शेप की बात आपकी ज्योमेट्री में ही की जाती है जहां पर स्थान, आकृतियां और स्थानिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें बिंदु, रेखाएं और समतल। तो ये बिंदु, रेखाएं, समतल हम ज्योमेट्री में इसका अध्ययन करते हैं। तो इसका आंसर आपका ज्यामिति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आगमनात्मक पद्धति का दूसरा चरण है जिसको हम इंडक्टिव अप्रोच भी कहते हैं? ठीक है, आगमन विधि, इंडक्टिव अप्रोच भी जिसको बोला जाता है। तो ये है आपका अवलोकन, जो ऑब्जर्वेशन है आपका, अवलोकन को ही ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं। आगमनात्मक पद्धति का दूसरा चरण है, आपको सेकंड स्टेप बताना है तो सेकंड स्टेप यहाँ पर अवलोकन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 है आपका, यदि एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है तथा एडी बीसी पर लंबवत है तो एडी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? एडी स्क्वायर किसके इक्वल होगा? कैसे करना है इस क्वेश्चन को? क्वेश्चन नंबर 95 है आपका। सो यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल बना लेना है जो समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है आपका? इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं इक्वल होती हैं, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, उसको बोलते हैं समबाहु। ये देखिए, ये तीनों साइड्स जो है वो इक्वल होंगी तो इसको हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं या इक्विलेटरल ट्रायंगल इसको बोला जाता है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल जब इसे कहते हैं और आपको पता है कि ये जो एडी है ये बीसी पर लंबवत है, मतलब बीसी पर एडी जो है वो 90 का एंगल बनाएगा। ठीक है,
तो ये 90 का एंगल यहाँ पर बनाता है, दैट मीन्स ये BD एंड DC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है। ये फ्रेंड्स इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपको याद रखनी है कि अगर एक समद्विबाहु त्रिभुज है और उस पर एक लंब गिरता है, लंब मतलब जो 90 एंगल वहां पर बनाता है किसी पॉइंट पर, तो उस पॉइंट से वह जो लाइन है आपकी, वह जो साइड है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। दैट मीन्स BD इज इक्वल टू आपका यहाँ पर DC हो जाएगा। BC की वैल्यू क्या होगी? BD प्लस DC। सो BD की जगह आपने DC पुट किया तो DC प्लस DC इज इक्वल टू हो जाएगा 2DC। ओके, AC इज इक्वल टू BC। आपको पता है कि जो AC है वो BC के इक्वल है क्योंकि दोनों ही क्या है, ट्राइंगल की साइड्स हैं। एंड AC इज इक्वल टू BC की वैल्यू आई है 2DC, दैट मीन्स AC भी क्या हो जाएगा आपका 2DC के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद हमें पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर लगानी है। जब भी कोई एंगल राइट एंगल होता है, दैट मीन्स जब भी किसी ट्राइंगल में एक एंगल आपका 90 होता है, वहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगती है। AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? AC स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, AC ये रही आपकी। सो 90 के सामने जो आपकी साइड होती है उसका स्क्वायर रिमेनिंग दो साइड के स्क्वायर के प्लस के इक्वल होता है। ठीक है, सो AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर इज इक्वल टू AC की वैल्यू पुट कर देंगे। ये हमने AC की वैल्यू यहाँ पर निकाल रखी है 2DC। सो यहाँ पर AC की वैल्यू 2DC पुट करी, जब स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। सेपरेट स्क्वायर होंगे दोनों के, ऐसा नहीं है कि कांस्टेंट का स्क्वायर होगा एंड जो DC है उसका स्क्वायर नहीं होगा। कांस्टेंट का अलग स्क्वायर होगा एंड DC का आपका अलग स्क्वायर होगा। तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 एंड DC का स्क्वायर DC स्क्वायर। ठीक है, AD स्क्वायर की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो DC स्क्वायर को हमने इक्वल के ऑपोजिट साइड जब हम उसको भेजेंगे तो कितना हो जाएगा? साइन जो है वो आपका नेगेटिव हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब इक्वल टू के इस तरफ उस तरफ आप साइन ट्रांसफर करते हैं तो आपके जो साइन है वो पलट जाते हैं, वो बदल जाते हैं। ठीक है, तो DC स्क्वायर आपका प्लस का था तो DC स्क्वायर यहाँ पर माइनस का हो जाएगा। AD स्क्वायर इज इक्वल टू 4DC स्क्वायर में से आप 1DC स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब कुछ नहीं होता है कांस्टेंट तो वहां पर 1 अज्यूम किया जाता है। AD स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 3DC स्क्वायर। फ्रेंड्स, मैथ्स के क्वेश्चन जो है वो एस्टेट में अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं। 10th लेवल तक के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, तो आपको 10th लेवल तक के क्वेश्चन तैयार करने हैं, चाहे वो ज्यामिति से हो चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री से हो। ओके, ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपका जो थर्ड ऑप्शन है 3DC स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 96। ओ केंद्र वाले वृत्त के बिंदु ए पर AC एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, ए पर AC एक स्पर्श रेखा है। त्रिभुज OAC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। OAC जो एक ट्रायंगल बनेगा वो समद्विबाहु है। अभी हमने समबाहु पढ़ा था, तो समबाहु आपका होता है जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, एंड जो समद्विबाहु होता है त्रिभुज, उसमें आपकी कोई भी दो साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, ओके, एंड आपको बताना है कि OCA की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, कि जो ट्राइंगल OCA फॉर्म हो रहा है उसकी वैल्यू यहाँ पर क्या है। सो आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को क्या करना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 96 है, इसमें फिगर आपको जरूर ड्रॉ करना है फ्रेंड्स। आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं आपके ज्यामिति से, उसमें आपको फिगर जरूर ड्रॉ करने हैं क्योंकि इससे आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होता है। सो यहाँ पर मैंने आपको फिगर ड्रॉ करके दिखाया हुआ है कि एक सबसे पहले हमें सर्किल ड्रॉ करना है जिसका जो सेंटर है वो क्या है? O है, एंड ए पर एक स्पर्श रेखा बनती है। तो स्पर्श रेखा मतलब क्या होती है? जो सर्किल को स्पर्श कर कर जाती है, सर्किल को टच करके जाती है। ठीक है, किस पॉइंट पे? ए पॉइंट पे। तो ये हमने जो पॉइंट है इसको ए नाम दे दिया। ठीक है, इस पॉइंट पे जहां पर आपकी जो रेखा है वो सर्किल को टच कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पर एक याद रखने वाली बात क्या है कि जब भी सर्किल को कोई भी स्पर्श रेखा जो है वो जब टच करती है, तो जिस पॉइंट पे वो टच करती है उस पॉइंट पे आपका 90 एंगल बनता है। क्या बोला मैंने? कि जब भी कोई स्पर्श रेखा जो होती है, जब वो सर्किल को किसी पॉइंट पर टच करती है, तो सर्किल की जो त्रिज्या होती है, रेडियस, और उस रेखा के बीच में जिस पॉइंट पे वो स्पर्श कर रही है उस पॉइंट पर 90 का एंगल ड्रॉ करती है। किस किस के बीच में बनता है 90 का एंगल? स्पर्श रेखा और सर्किल की त्रिज्या के बीच में 90 एंगल ड्रॉ होता है। ठीक है, तो ये जो है ये रेडियस है इस सर्किल की और ये स्पर्श रेखा है CA। ए पॉइंट पे जहां ये टच कर रही है वहां पर 90 एंगल बनता है। ठीक है, अब करना क्या है इस क्वेश्चन में? तो आपको पता है कि ये जो एंगल बन रहा है, यानी सॉरी, ये जो ट्रायंगल आपका बन रहा है ये ट्रायंगल आपका समद्विबाहु है। ओके, अब एक जो आपका एंगल है वो तो 90 कंफर्म हो गया,
तो रिमेनिंग जो एंगल होंगे वो क्या हो जाएंगे, वो इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि समद्विबाहु में आपकी दो साइड इक्वल होती हैं, तो दो एंगल भी इक्वल होते हैं। सिमिलरली समबाहु त्रिभुज में जिसमें सभी साइड्स इक्वल होती हैं, उसमें सभी एंगल भी इक्वल होते हैं और वो 60-60 होते हैं। बट यहाँ पर क्या होगा, कोई भी दो एंगल इक्वल होंगे। तो हमारे पास एक एंगल जो है वो कंफर्म हो गया है 90, एंड रिमेनिंग जो दो एंगल हैं वो इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो ट्राइंगल है ये समद्विबाहु ट्राइंगल है, ठीक है, जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। ओके, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स। अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट मुझे लिख सकते हैं। अब किसी भी ट्राइंगल में, कोई भी ट्राइंगल हो, चाहे वो समबाहु हो, चाहे वो समद्विबाहु हो, चाहे वो कोई भी नॉर्मल ट्राइंगल हो, चाहे वो आपका राइट एंगल ही क्यों ना हो, तो ये जो हमारा ट्राइंगल है राइट एंगल है वैसे तो, बट किसी भी ट्राइंगल में तीनों जो एंगल होते हैं उनका सम 180 होता है, ठीक है। तो तीनों का सम हम 180 कर लेते हैं। तो ट्राइंगल ओ सी ए में एंगल ओ ए सी, एंगल ए ओ सी, एंगल ओ सी ए का जो सम है, जो प्लस है, वो 180 हो जाएगा। अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो एंगल ओ है एंड जो एंगल सी है, दैट इज ओ सी ए एंड ओ ए, सॉरी दैट इज ए ओ सी इज इक्वल टू एक्स। ये दोनों को हमने अज्यूम कर लिया कि ये जो है वो एक्स है। इससे आपको बार बार इन एंगल का नाम नहीं लिखना होगा, आप एक्स लिख देंगे इसकी जगह पे। तो हमने इन दोनों ही एंगल को क्या अज्यूम कर लिया है, हमने इन दोनों ही एंगल को x यहाँ पर अज्यूम कर लिया है, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे इसकी जगह और इसकी जगह। तो x x रख दिया, इसकी वैल्यू 90 है, 90 पुट कर दी, x प्लस एक्स 2x हो गया। 90 को हम इस साइड लेकर आएंगे तो कैसा हो जाएगा, 90 नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? इक्वल के जब दूसरी साइड आप भेजते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। अभी 90 प्लस का है, जब दूसरी साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। 180 माइनस 90 कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 90 आ जाएगा। अब 2x इज इक्वल टू 90 है, डबल किसी का 90 है, तो x की वैल्यू क्या होगी, 2 से आप डिवाइड कर देंगे। कितना आ जाएगा आपका आंसर, आपका आंसर जो आ जाएगा वो 45 आ जाएगा, ठीक है। जब 90 में आप 2 से डिवाइड करेंगे, योर आंसर विल बी 45। आई होप फ्रेंड्स क्लास आपको समझ में आ रही होगी, बट फिर भी आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट मुझे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 है आपका, निम्न में अगली संख्या क्या होगी। आपको बताना है कि ये सीरीज दी हुई है, इसमें नेक्स्ट नंबर क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन रीजनिंग में भी पूछा जाता है, बट ये मैथ्स में पूछा गया है, तो आपको नेक्स्ट नंबर बताना है। आपको रीजनिंग की तरह ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखते हैं कैसे करना है। ओके, ये एक सीरीज दे रखी है 10, 17, 36, 73, 134, एंड इसके बाद आपको नंबर बताना है कि क्या आएगा, जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ओके, तो देखिए आप, नंबर में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 10 और 17 में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, 17, 36 छोटे छोटे नंबर हैं। ये स्क्वायर का रिलेशन भी नहीं लग रहा है, तो ये प्लस माइनस का रिलेशन हो सकता है। तो जब भी नंबर्स के बीच में ज्यादा डिफरेंस ना हो तो आप उसमें डिफरेंस निकालकर चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले 17 और 10 के बीच का डिफरेंस निकाला, 7 आया। 36 एंड 17 का इस तरह से आपको डिफरेंसेस निकालने हैं, ठीक है। 73 का 36 से डिफरेंस निकाला, 37 एंड सो ऑन। इसी तरह से 134 को 73 से सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, आगे वाले से पीछे वाले को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 61 आ गया। अब ये नंबर आपको, यहाँ पर जो नंबर है ये आपको बताना है कि क्या होगा, ठीक है। अब देखिए 7, 19, 37, 61 में आप देखेंगे तो इनमें भी आपको अंतर निकालना है, क्योंकि कोई भी रिलेशन यहाँ पर नहीं बन रहा है। 7 का 19 से, 19 फिर 37, तो यहाँ पर कोई भी रिलेशन नहीं बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस का भी डिफरेंस निकालेंगे। तो 19 का 7 से डिफरेंस निकाला, 12 आ गया। फिर 37 का 19 से 18 आ गया। 61 का 37 से 24 आ गया। अब आप देख सकते हैं कि अब आपका रिलेशन यहाँ पर बन रहा है। 12, 18, 24, 6 का गैप है इसमें, ठीक है। 12 में 6 प्लस किया तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। फिर 6 प्लस करेंगे 24, फिर 6 प्लस किया तो कितना हो गया, 24 प्लस 6 30। दैट मीन्स जो आपका नेक्स्ट नंबर होगा, यहाँ डिफरेंस वाला नेक्स्ट नंबर होगा, वो 30 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 30 आ गया। अब क्या करेंगे, इस 30 को इस 61 में ऐड कर देंगे, ठीक है। 61 में 30 को ऐड किया, कितना आया, 91। अब ये 91 आ गया यहाँ पर, ठीक है, बट हमें तो बताना है 134 के बाद वाला नंबर, दैट इज एक्स। अज्यूम कर लिया हमने उसको एक्स है ये नंबर, तो x हम यहाँ पर पुट करेंगे, n माइनस 134 प्रीवियस वाला नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे, इज इक्वल टू 91 हमें यहाँ से
मिल गया था 61 में डिफरेंस को ऐड करके, ठीक है। जो डिफरेंस आया था, डबल डिफरेंस जो आया था वो 30 आया था, तो सिंगल डिफरेंस कैसे निकाला, 61 में ऐड कर दिया 30 को, तो 91 आ गया। अब ये जो 91 है ये डिफरेंस आया है, ये आंसर नहीं है। आपको 134 का नेक्स्ट नंबर बताना है, तो उसको हमने x एज्यूम किया एंड प्रीवियस नंबर को सब्ट्रैक्ट किया, इज इक्वल टू डिफरेंस दैट इज 91। x इज इक्वल टू 134 में 91 को ऐड कर दिया, दैट इज 225, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर, 225। कौन सी मूल्यांकन विधि शिक्षण प्रक्रिया के दौरान छात्रों को उनकी समझ में सुधार के लिए प्रतिक्रिया प्रदान करने पर केंद्रित होती है? विच टाइप ऑफ इवेल्युएशन फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग फीडबैक ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस टू हेल्प स्टूडेंट्स टू इम्प्रूव देयर अंडरस्टैंडिंग? फॉर्मेटिव इवेल्युएशन होगा, प्रारूपिक मूल्यांकन इसको हिंदी में बोला जाता है। कौन सी मूल्यांकन विधि है शिक्षण प्रक्रिया के दौरान छात्रों को उनकी समझ में, उनकी अंडरस्टैंडिंग में इम्प्रूव करने के लिए प्रतिक्रिया प्रदान करने पर केंद्रित होती है? तो ये आपकी फॉर्मेटिव इवेल्युएशन होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 99 है आपका, हिल्डा टाबा के अनुसार अवधारणा निर्माण प्रक्रिया में पहला चरण कौन सा है? वर्गीकरण है, समूहों के लिए लेबल विकसित करना है, नहीं भाई लेबलिंग नहीं करनी है, अवलोकन तथा प्रासंगिक डेटा की पहचान करना है, ऑब्जर्वेशन एंड आइडेंटिफाइंग द रिलेवेंट डेटा, निष्कर्ष निकालना, ड्राइंग कंक्लूजन। ऑब्जर्वेशन एंड आइडेंटिफाइंग रिलेवेंट डेटा, यही आपका फर्स्ट स्टेप होगा, किसमें, फॉर्मेशन प्रोसेस में, ओके। नेक्स्ट है एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स आज के लिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल 384 वर्ग मीटर वाले घन का आयतन क्या होगा? आपको यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल गिवन है 384 एंड घन का, दैट मीन्स आपको क्यूब का वॉल्यूम यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए फ्रेंड्स यहाँ पर। तो कुछ बेसिक से फॉर्मूले होते हैं, जैसे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6a स्क्वायर, 6a स्क्वायर की हमें वैल्यू गिवन है 384, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 384 डिवाइड बाय 6, 6 से डिवाइड करेंगे 64 आ जाएगा, 64 का स्क्वायर रूट होता है 8, दैट इज a की वैल्यू, दैट मीन्स a आपकी जो होती है वो फ्रेंड्स यहाँ पर साइड होती है, साइड की वैल्यू आ गई आपकी 8। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू होता है साइड का क्यूब, दैट इज a क्यूब लिख देंगे इसको, a की वैल्यू 8 है, इसका हमें क्यूब करना है, तो जब क्यूब करेंगे तो 512 मीटर क्यूब यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। सो ये थी आज की क्लास एंड नेक्स्ट क्लास में भी हम मैथ्स के क्वेश्चन करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको आज की क्लास, कमेंट कर जरूर बताइए एंड अगर वीडियो में कोई भी डाउट है आपका तो वो भी कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख सकते हैं। एंड वीडियो के एंड में मैं आपसे यही कहूंगी फ्रेंड्स कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज फ्रेंड्स चैनल को लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, सो दैट कि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस भी टाइमली मिलते रहें। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।